जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां इंडियन आर्मी में फिर शुरू होगी नेपाली गोरखाओं की क्या भर्ती। काठमांडू की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं भारतीय सेना के प्रमुख, क्या इसको लेकर जगी है उम्मीद, बताएंगे सबसे बड़ी और सबसे पहले खबर। साथ ही साथ बताएंगे अभी तो कुर्सी पर ठीक से बैठे भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप कि ट्रंप की तुलसी ने पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा है दोस्तों, और जिस तरह से लताड़ा है शहबाज शरीफ को रात भर नहीं आने वाली है नींद। आप भी जानकर कहेंगे वाह जी वाह। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान से नहीं संभल रहा पीओ के तानाशाही कानूनों के जरिए कर रहा है लोगों का दमन। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे जब पाकिस्तानियों से पूछा गया कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तक को तैयार कर लिया है जो पूरी दुनिया में मात्र 3-4 देशों के ही पास है, उसमें भारत भी अब शामिल हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने ऐसा जवाब दिया है दोस्तों, आप भी जानकर खूब हंसेंगे। किसी ने कह दिया कि हमारे पास जज्बा है, हाइपरसोनिक मिसाइल की आवश्यकता नहीं, बदन पर बम को बांधकर भारत में घुस जाएंगे। बताएंगे दोस्तों एक से एक बेवकूफों वाला पाकिस्तानियों की ओर से जवाब मिला है। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत के निरंतर विकास का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां इंडियन आर्मी में क्या फिर शुरू होगी नेपाली गोरखा युवकों की भर्ती। काठमांडू की यात्रा पर जा रहे हैं भारतीय सेना प्रमुख, जग चुकी है उम्मीद। बता दें भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सप्ताह नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। जनरल द्विवेदी की नेपाल यात्रा में गोरखाओं की भर्ती को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है, इसीलिए ये यात्रा और भी खास हो जाती है। नेपाल सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों को भेजने से इनकार कर दिया है। भारतीय सेना में 43 गोरखा बटालियन है जो कई गोरखाओं रेजिमेंटों में सेवाएं दे रही हैं। हर बटालियन में नेपाली गोरखा लगभग 60% है। जी हाँ, बता दें अतीत में भारत सरकार ने नेपाल से कहा है कि वो गोरखाओं को अग्निवीर के तहत 4 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं दे सकता। नेपाल इससे सहमत नहीं है और उसने गोरखाओं को भर्ती में जाने से रोक दिया। भारत में कई लोग गोरखाओं को छूट देने के पक्ष में है। मेजर जनरल अशोक मेहता जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ट्रिब्यून इंडिया से बात करते हुए कहा ये एक रणनीतिक भर्ती है। अगर भर्ती की पुरानी शर्तें नहीं रखी जा सकती तो नेपाल के साथ रिश्ते को बरकरार रखने के लिए गोरखा सैनिकों को कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि अग्निपथ योजना से नेपाल खुश नहीं है और यही वजह है कि गोरखाओं को वो भारत के इस अग्निपथ योजना में शामिल नहीं होने देना चाहता है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि जनरल द्विवेदी की यात्रा का फोकस दोनों में सेनाओं में चल रहे रक्षा आधुनिकीकरण पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। भारत नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है और उसने काठमांडू को छोटे हथियार, वाहन, उन्नत प्रशिक्षण, सिमुलेटर समेत सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की है। दोस्तों अब हमारा सवाल आप लोगों से यही है, एक भारतीय होने के नाते आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या भारतीय सेना में गोरखाओं के लिए एक अलग से स्पेशल योजना शुरू करनी चाहिए भारत की मोदी सरकार को, या फिर गोरखाओं को शामिल ही नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो के सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा, हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दें अभी तो कुर्सी पर बैठी भी नहीं ट्रंप की तुलसी ने पाकिस्तान को जिस तरह लताड़ा शहबाज को रात भर नहीं आने वाली नींद। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत में 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। इससे पहले ही भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिफ मुनीर भी इस वक्त टेंशन में होंगे। ट्रंप 2.0 में तुलसी गबार्ड को अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद के लिए चुना गया है। हाल ही में तुलसी ने पाकिस्तानी आर्मी को उसके किए की याद दिला दी। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार पर भी वहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सदस्य होने के नाते मैं बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को लेकर प्रस्ताव लाना चाहूंगी। आज भी वहाँ लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रताड़ना की शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई, जब पाकिस्तानी सेना ने वहाँ सिस्टमैटिक तरीके से बंगाली हिंदुओं को मारा, उनके साथ रेप किया गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा 25 मार्च 1971 को इस सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाने की शुरुआत की गई। तुलसी गबार्ड को ढाका यूनिवर्सिटी कांड भी अच्छे से याद है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल से इसकी शुरुआत हुई। पहली रात को ही पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ 5 से 10 हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। अगले 10 महीने तक ये नरसंहार जारी रहा। इस दौरान 2 से 3 मिलियन लोगों को मौत के
के घाट उतार दिया गया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, ये कहते हुए अच्छे से लताड़ा है दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश को, यानी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान से नहीं संभल रहा पीओके, तानाशाही कानूनों के जरिए कर रहा है दमन। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार कश्मीरियों की आवाज का दमन करने के लिए तानाशाही कानून लेकर आ रही है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के राष्ट्रपति बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अवैध सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर बैन लगाने वाले राष्ट्रपति के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसका उल्लंघन करने वालों को 7 साल तक की कैद और तत्काल हिरासत में लिया जा सकता है। यह अध्यादेश सरकार के पब्लिक ऑर्डर और पीसफुल असेंबली बिल 2024 के लागू होने के कुछ महीनों बाद आया है, जिसके तहत इस्लामाबाद में अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक गैदरिंग पर पाबंदी लगाई गई थी। साथ ही साथ बता दें, खालिस्तानियों को न्यूजीलैंड में लगा सबसे बड़ा झटका। सरकार ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की कह दी बात। जी हां, न्यूजीलैंड में खालिस्तानियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऑकलैंड में आयोजित एक विवादास्पद कथित खालिस्तान जन्म संग्रह के बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने बड़ा बयान दिया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और मान्यता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ की ओर से यह जन्म संग्रह आयोजित किया गया था। 6 फॉर जस्टिस भारत में गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत बैन संगठन है। भारत में NIA और राज्य पुलिस बलों ने खास तौर से पंजाब में SFJ सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। वायोन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो तथा कथित जन्म संग्रह से अवगत है। उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड दुनिया में मानवाधिकारों का एक मजबूत समर्थक है। हालांकि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसी कोई भी पहल वैध और शांतिपूर्ण हो। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, G20 मीटिंग में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं ब्राजील। संस्कृत मंत्रों से उनका स्वागत किया गया है। साथ में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात की है संभावना। बता दें, ब्राजील में आज से 19वीं G20 समिट शुरू हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डे जेनेरियो पहुंच चुके हैं। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने संस्कृत मंत्रों से उनका स्वागत किया। समिट 2 दिन 18 और 19 नवंबर तक चलेगी। इस इकोनॉमी संगठन में 19 देश और 2 संगठन यानी कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल है। पिछली बार G20 समिट का आयोजन भारत में हुआ था। इससे पहले मोदी 2 दिन के लिए नाइजीरिया दौरे पर गए थे। वहां उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया। मोदी ब्राजील के बाद गुयाना का दौरा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि G20 समिट के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी रियो पहुंच चुके हैं। यहाँ सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावनाएं हैं। अगर ब्राजील में मोदी और जिनपिंग मिलते हैं तो ये दोनों नेताओं की 1 महीने के अंदर दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 23 अक्टूबर को रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट में दोनों नेता 5 साल बाद मिले थे। यहाँ उनके बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद भारत और चीन ने देपसांग और डेमचोक से सेनाएं बुला ली थी। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें कौन कौन G20 के इस समिट में पहुंचा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बाइडेन, शी जिनपिंग, शिगेरू इशिबा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई पहुंचे हैं। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत को परमाणु बम की धमकी देने से पहले 100 बार सोचेगा पाकिस्तान। हल्ला किया तो ब्रह्मास्त्र से होगा उसका काम तमाम। बता दे, पाकिस्तान के आर्मी जनरल और वहां के नेता बात बात पर भारत को परमाणु बम की धमकी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब भारत के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग चुका है दोस्तों कि पाकिस्तान जैसी इस गीदड़ धमकी देने से पहले दुश्मन मुल्क के नेता 100 बार सोचेंगे। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या किया है भारत ने। तो आपको बता दे, स्वदेशी इनोवेशन यानी कि अपने देश की खुद की आविष्कार और गहरी जड़ वाली योद्धा भावना के धागों से बुनी गई भारत की रक्षा ताने बाने में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कामयाब टेस्ट के साथ एक और साहसिक कड़ी जुड़ गई है। ये मील का पत्थर न सिर्फ भारत की एक इंजीनियरिंग उपलब्धि को दर्शाता है, बल्कि हाइपरसोनिक सक्षम देशों के विशिष्ट क्लब में भारत की जगह को भी मजबूत करता है। दोस्तों, प्राचीन भारत के पास ब्रह्मास्त्र था जो विनाश मचाने की क्षमता रखता था, लेकिन आज हमारे पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं जो आधुनिक शास्त्र के शक्तिशाली प्रतीक जो युद्ध के मैदान में प्रभुत्व को फिर से परिभाषित करते हैं। बता दें, इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अगर पाकिस्तान के एक्सपर्टों की राय आपको बता दे दोस्तों, तो भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट काफी ज्यादा उबले उबले नजर आए हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर भड़कते नजर आए हैं और कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना के पास ना तो ऐसे हथियार कभी थे ना अभी
कभी ऐसे हथियार हैं और ना कभी ऐसे हथियार वो हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने खुद ये बयान दिया है। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के इस तरह की उन्नत तकनीक की मिसाइलें नहीं है, ऐसे में पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा पिछड़ता जा रहा है और भारत को पकड़ना पाकिस्तान के पाज से बाहर निकल चुका है। अब पाकिस्तान चाहकर भी भारत को छू तक नहीं सकता, उनके आस पास भी नहीं भटक सकता। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, ये तो एक्सपर्ट की बात हमने आपको बताई। अब बताते हैं पाकिस्तानियों ने क्या कहा। दरअसल पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने अवाम से जब पूछा, यानी पाकिस्तानियों से जब पूछा कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है, वो पाकिस्तान के मुकाबले हमसे कहीं आगे था लेकिन अब और मजबूत हो गया है। इस तरह से पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क का कैसे मुकाबला कर पाएगा। जिस पर दोस्तों एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि अगर उनके पास हथियार है, यानी भारत के पास हथियार है, तो हमारे पास जज्बा है, हम जज्बे के बलबूते उनसे मुकाबला करेंगे। तो वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि हम भारत से लड़ने के लिए खुद के बदन पर बम को बांधकर सरहद के पार चले जाएंगे क्योंकि हम में जज्बा है। तो ये बयान दिया दोस्तों पाकिस्तानियों ने, जिनको ये नहीं पता कि जब हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलें चलती हैं तो जज्बा काम नहीं आता, जज्बा धरा का धरा रह जाता है और शरीर के साथ जज्बा भी आसमान में गायब हो जाता है। शायद इन पाकिस्तानियों को इतनी भी नॉलेज नहीं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जज्बे को अलग फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, ना कि खुद के शरीर पर बम को बांधकर उड़ा लेना। जी हाँ, ऐसे में ये फिदाइन हमले वाली जो एक बुद्धिमता है पाकिस्तानियों के अंदर, शायद वो जन्मों जन्मांतर तक रहने वाली है और आगे भी ऐसे ही लगता है ये लोग जवाब देंगे। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपना पक्ष रखना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ हमें गर्व है कि हम भारतीय है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, उधर यूक्रेन को मिली अमेरिका से मंजूरी, तो इधर रशिया ने कर दिया सबसे बड़ा खेल, दाग दिए 120 मिसाइल और 90 ड्रोन। जी हाँ, रविवार को रशिया ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें हाल के महीनों में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले में उत्तरी यूक्रेन के सूमी शहर की एक 9 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इहोर क्लीमेंको के अनुसार सूमी में मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल है। इस घटना के बाद 400 से अधिक लोगों को इमारत से सुरक्षित निकाला गया। बचाव कर्मी अभी भी मलबे के अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। क्लीमेंको ने कहा कि रशिया द्वारा नष्ट किया गया हर जीवन एक बड़ी त्रासदी है। तो उधर आपको बता दें, केपी शर्मा ओली का बीजिंग दौरा, भारत नहीं चीन को पहली यात्रा के लिए चुनकर क्या हासिल करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, एक्सपर्ट ने क्या जानकारी दी आपके साथ शेयर करते हैं। बता दें, जैसा कि हम कवर कर रहे हैं खबर की, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने दिसंबर में चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वो 2 से 6 दिसंबर तक बीजिंग में रहेंगे। इस साल जुलाई में चौथी बार प्रधानमंत्री बने कोहली के इस दौरे पर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुनते रहे हैं, लेकिन ओली ने इस परंपरा को तोड़ते हुए बीजिंग को चुना है। इस लिहाज से उनका ये दौरा चर्चा का सबब बन रहा है। ओली की ये चीन यात्रा तब हो रही है जब उनको भारत की ओर से दिल्ली आने का न्योता नहीं दिया गया। स्टार्ट न्यूज ग्लोबल की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि ओली के भारत की बजाय चीन जाना दिल्ली की ओर से प्रोटोकॉल की चूक रही है या फिर जानबूझकर नाराजगी दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। नेपाली पत्रकार युवराज घिमिरे ने इस पर स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल से कहा कि कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मिल चुके हैं। घिमिर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और पीएम ओली जब न्यूयॉर्क में करीब आधे घंटे तक साथ थे, इस दौरान मोदी ने ओली से कहा था कि वो काठमांडू आने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओली को दिल्ली आने का न्योता नहीं दिया। उनका कहना है कि भारत की प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेस यानी एनसी लिए है, जो ओली की सीपीएन के साथ गठबंधन में है। एनसी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की पत्नी आरजू राणा देवबा अगस्त में भारत आ चुकी हैं। घिमिरे का मानना है कि भारत को यह पसंद आएगा कि मौजूदा व्यवस्था के बजाय एनसी और माओवादी नेता प्रचंड एक साथ आए। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में स्थापित दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने और राजनीति में आने के 5 साल बाद ही प्रधानमंत्री बन गई। बता दें, हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है। इस पद पर पहुंचने वाली वो श्रीलंका की तीसरी महिला नेता है। वे 2 महीने पहले श्रीलंका में बनी अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री बनाई गई हरिणी अमरसूरिया की पढ़ाई 1991 से 1994 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हुई है। उन्होंने 5 साल पहले ही राजनीति में एंट्री ले ली थी। श्रीलंका में 14 नवंबर को संसदीय चुनाव हुए थे, जिसमें राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके के गठबंधन एनपीपी जीत की ओर बढ़ी थी और जीत मिल भी गई। सोमवार को सरकार के नए कैबिनेट का गठन किया गया और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेट करना मत भूलेगा आप लोग हरिणी अमरसूरिया जी को श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए। जी हाँ, हमारी टीम से भी उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर
बता दें, सेना एयरफोर्स को ताकत देगा HAL का ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2027 तक अपने 13 टन के मीडियम लिफ्ट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के पहले ग्राउंड टेस्ट व्हीकल और प्रोटोटाइप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सेना और नागरिक उड्डयन की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होगा। ये IMRH विदेशी रोटर क्राफ्ट का एक बहुमुखी स्वदेशी विकल्प होगा। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की अनूठी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन और संचालन संबंधित विशिष्टताएं होंगी। IMRH भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए घरेलू उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने के HAL के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। साथ ही साथ बता दें, भारतीयों के लिए जर्मनी से आई बहुत बड़ी खुशखबरी, इमिग्रेशन नियमों में दे दी गई है ढील। कामगारों के लिए जारी किए जाएंगे 2 लाख वीजा। जी हां, जर्मनी बीते कुछ समय से मजदूरों की कमी का चलते अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संकट का सामना कर रहा है। इसी संकट को देखते हुए जर्मनी की सरकार ने पिछले साल भी अपने श्रम बाजार को बढ़ावा देने के लिए इमिग्रेशन नियमों में ढील दी ही। वो अभी भी कामगारों की कमी का सामना कर रहा है। ऐसे में अब जर्मनी की सरकार ने कुल श्रमिक वीजा की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने रविवार को इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ बता दें कि ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।